Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं। 15 मई को कौन कौन से एडिटोरियल्स आपने कवर करने हैं ये देखते हैं। सबसे पहली चीज वन फॉर द पुअर, इसमें कुछ डेटा है, कुछ चीजें जो हमने रिकॉर्ड करनी है, जो हमने नोट करनी है। देन कम्स स्टॉप द रिटर्न टू लैसे फेयर। तो ये बेसिकली कैपिटलिज्म की तरफ जो हम जा रहे हैं, जहां लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो इश्यूज उठ रहे हैं। नाउ लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो ये सारे के सारे इश्यूज उठ रहे हैं, मान के चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर सवाल पूछने वाली है। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको हमारे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर इन सारी की सारी चीजों के ऊपर सारे के सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स कवर हो जाएं। एंड मेक श्योर कि आप हमारा ये हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी फॉलो करते रहे। रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो ये चीजें दी जा रही हैं, यहीं से सवाल उठ सकते हैं। नेक्स्ट अप इज कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट। नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदू में एक एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरो से रिलेटेड एक पहली बार कह लीजिए, काफी समय में पहली बार, मई में तो एटलीस्ट पहली बार एनवायरमेंट से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया। एंड दिस शुड नॉट बी स्किप्ड पर्टिकुलरली फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। रीजन बीइंग यहाँ पे मेन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ एक प्रीलिम से रिलेटेड भी फैक्ट है। आई विल लेट यू नो अबाउट इट एज वेल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस की। सबसे पहले देखते हैं वन फॉर द पुअर। नाउ दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से आप फूड ग्रेन्स को यूज करके एक इमीडिएट रिलीफ, एक ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं लेबर क्लास को, वर्कर्स को। बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटैंटिव सकोर। बेसिकली वो चाहते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पूरे एडिटोरियल में जो भी चर्चा की है, कि एक तो आपको फूड ग्रेन्स, हेल्थ, एक तो हेल्थ, दूसरा सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी। इन दो चीजों के ऊपर, दो मुद्दों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा वर्कर्स के लिए, पर्टिकुलरली हेल्थ के ऊपर एंड इन जनरल सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। नाउ लॉकडाउन ने जो भी हालात किए हैं आपको सबको पता है। नाउ दैट हैज स्नोबॉल्ड into a major economic crisis, particularly for the urban poor in general, and अगर हम बात करें माइग्रेंट लेबर के लिए इन पर्टिकुलर, तो ये मुद्दा उठकर आ रहा है इस एडिटोरियल में। एंड इसमें एक जो चीज बात बोली गई है कि जैसे आपने इंटरस्टेट लॉकडाउन की शुरुआत की और इंटरस्टेट लेवल पे आपने उसका ट्रैवल बैन लगा दिया, उस वजह से बहुत सारे लोग अपनी नेटिव प्लेसेस को जाने के लिए सपोर्ट ढूंढते रहे एंड दे वर इन अ टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस। नाउ अभी रिसेंटली सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज दिया है, उसमें इस एडिटोरियल ने चर्चा की है दैट गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दीज सेक्शंस अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स। एंड धीरे धीरे करके इस इकोनॉमिक पैकेज की जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं। देखने में पता चल रहा है कि दिस माइट हेल्प अस ऑल आफ्टर सम टाइम। And simultaneously it has been recognized that the migrant workers have taken to Manrega scheme in a major way after the center gave explicit instructions to reopen the scheme। और इसी स्कीम के तहत बहुत सारे वर्कर्स को आजीविका, बहुत सारे वर्कर्स को कह लीजिए कि सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी जो है आपने मुहैया कराई है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट ऑल्दो मनरेगा स्कीम वाज अ फिनोमिनल डिजास्टर अ फ्यू इयर्स बैक, लेकिन अभी ये धीरे धीरे से सोशल सिक्योरिटी का एक मेजर पिलर बनता जा रहा है। एंड हमें इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके काम करना चाहिए। अगर हम इसमें बेहतरीन तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, वी कैन गेट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, जो वो एक डिस्टेंट ड्रीम है इन एन अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। उसमें हम सोशल सिक्योरिटी का जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो अचीव कर सकते हैं इफ वी फॉलो ऑन टू मनरेगा स्कीम। एज इन द पास्ट दिस रिमेन्स अ लाइफ सेवर फॉर द पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्रेजाइल livelihoods। The decision to extend it to the monsoon season is a welcome step। Now government should also ensure कि जो wages जो दी जा रही हैं विदाउट डिलेज दी जाए। और दूसरा, अ मेजर प्रॉब्लम विद द स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन लेटली, जो कि आप कह रहे हैं कि आपको सैलरी समय से नहीं मिल रही, उसे आप समय से देना शुरू कर दें तो इससे भी बहुत मदद मिल सकती है। नाउ अ वेवर ऑफ एटलीस्ट द एन एक्सटेंशन ऑफ एन द 100-day लिमिट पर हाउस होल्ड टू वुड हेल्प। अभी जो 100 दिन की लिमिट है, आपको 100 दिन का रोजगार जो सरकार देने की इच्छा रखती है, वो 100 दिन की लिमिट को इंक्रीज अगर किया जाए, अगर आप 120 डेज भी करते हैं उसको, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेट अलोन 200 डेज। 200 डेज तो आपको प्रॉपर सरकारी नौकरी में मिल जाते हैं। तो उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। इट इज नाउ अप टू द स्टेट्स टू इंश्योर द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखने को मिल रहा है।
यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखना चाहते हैं तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अगर आप अपने आंसर्स को लिखते हैं तभी बात बनती है। मेंस के अंदर आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, राइट? नाउ for migrants who are still stationed in their places of work and who are not the beneficiaries of National Food Security Act or state schemes for that matter। देखिए एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसी के साथ बहुत सारी ऐसी स्टेट्स की स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल केरला एक ऐसी स्कीम चलाती है, कर्नाटका की अपनी एक स्कीम है, उसी तरीके से वी हैव ओडिशा जिसका अपना एक स्कीम का सेटअप है। तो ये तीन स्टेट्स मेजरली फूड सिक्योरिटी की तरफ काम करते रहते हैं। तो कुछ लोग तो जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आ जाते हैं, कुछ लोग स्टेट स्कीम्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्क पे स्टेशनड हैं, फंसे हुए हैं, एंड वो इन दोनों स्कीम्स में नहीं आते हैं। तो सरकार ने उन्हें 5 केजी फूड ग्रेन्स पर पर्सन बोला है और 1 केजी चना पर फैमिली पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये बोला था, है ना? This will bring the number of people receiving subsidized food grains closer to the legal requirement of Food Security Act, that is 67% of the population। Food Security Act में बोला था कि 67% के आसपास, कंप्लीटली अगर मैं बोलूं तो करीब करीब 2/3 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस तरीके के फैक्टर्स अगर आप याद रखेंगे ना, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये बहुत फायदा करता है, मेंस में आपके आंसर्स को थोड़ा सा बेटर कर देता है ना? तो 67 या कह लीजिए 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एम्बिट में लाना था। तो अब जो सरकार ये 5 केजी प्लस 1 केजी चना जो ऑफर कर रही है, वो जो है पॉपुलेशन का जो एम्बिट है, जो अम्ब्रेला ऑफ द स्कीम के अंडर आने चाहिए थे, वो अब आने शुरू हो सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेलकम रिलीफ फॉर मेनी जो कि स्टार्व्ड वर्कर्स थे, but the government could have extended the PDS coverage to include more people who are suffering from job losses and livelihoods besides migrant workers। तो यहाँ पे बेसिकली एक बात कही गई कि फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड उनको कोई जॉब एक्सेस नहीं है, लाइवलीहुड्स अब वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एंड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। तो ऐसे में पीडीएस सिस्टम को यूज किया जा सकता था ताकि फूड सिक्योरिटी जो है वो इंपैक्ट ना हो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो वन नेशन वन कार्ड स्कीम अनाउंस की थी, जिसमें बोला था मार्च 2021 तक जो हम लॉन्च करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू एफपीएस। This should allow migrants to access any fair price shop across the country। This will be implemented 2021 मार्च तक, अगले साल तक। लेकिन इसको थोड़ा अर्ली इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। वन नेशन वन कार्ड से क्या होगा कि आप इररिस्पेक्टिव रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो जाएंगी, पहली चीज रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो जाएंगी, और दूसरी चीज दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन इज वेल। नेशनल इंटीग्रेशन का फायदा फायदा तो नहीं, हाँ ये कह लीजिए कि नेशनल इंटीग्रेशन आएगा कैसे, ये आप खुद सोचिए कि देखिए कुछ शॉप्स वाले जो हैं वो आपका कार्ड देख के आपको कहेंगे कि आप फलाने फलाने स्टेट से हैं, तो आपको जो है मुहैया नहीं कराई जाएंगी फूड ग्रेन्स या फूड सिक्योरिटी, आपको नहीं, आप उसके एम्बिट में आएंगे, या ऐसे स्कीम्स अगर लॉन्च होंगी जो स्टेट स्पेसिफिक होंगी, तो ऐसे में जो उस स्टेट के नहीं है बाशिंदे उनके खिलाफ हो जाएगा, एंड दिस विल बी हाईली डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो ऐसी रीजनल डिस्पैरिटीज और नेशनल डिसइंटीग्रेशन का जो ये प्रोसेस हो जाता है, वन नेशन वन कार्ड उस ये जो स्कीम है ये उसको दूर करने में सक्षम हो सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट सिमिलर थिंग्स, बट उसको थोड़ा सा आप कह लीजिए इकोनॉमिक्स की टर्म्स में ज्यादा बात करता है। अभी हमने बात की इकोनॉमी की टर्म्स में, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। नाउ कमिंग टू दिस एडिटोरियल, स्टॉप द रिटर्न टू लैसे फेयर। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, now both of these writers they are advocates at Madras High Court, and इन्होंने एक बात कही है कि labor laws are civilizational goals and cannot be trumped on the excuse of a pandemic। just because कि एक pandemic आया है doesn't mean कि आप labor laws को excuse कर सकते हैं कि चलो अब थोड़ी देर के लिए आप छुट्टी पे चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। and अगर जो आपको employers या management, अगर मैं कहूँ management या फिर employers, अगर वो आपको कह रहे हैं कि भैया वापस से लैसेफर या कह लीजिए कैपिटलिज्म की तरफ आप चलते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, गवर्नमेंट को जो इंसिस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। इसमें बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से काफी बातें की गई हैं, उनको गहराई से कवर करेंगे। चलिए, नाउ workers right to go home has been curbed due using the disaster management act। now this is
वन फैक्ट जो कि आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं, आपको ये चीज नोट करनी है कि जस्ट बिकॉज कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है डजंट मीन दैट अ वर्कर्स राइट टू गो होम हैज बीन ट्रम्प्ड. इट हैज नॉट बीन ट्रम्प्ड एंड इसके ऊपर काम करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. नो प्रोविजंस वर मेड फॉर दैट फूड शेल्टर और लेट अलोन मेडिकल रिलीफ. तो ये काम नहीं हुआ है. दिस इज अगेन अ क्रिटिसिज्म. इसको भी नोट कर लेना चाहिए. ये एसेज में यूज हो सकता है. इस तरीके की चीजें यूज हो सकती हैं. राइट. ऑलवेज रिमेंबर टू ट्राई मेकिंग योर एसेज इमोशनल, वैलिडली इमोशनल. जितना वैलिड है उतना ही इमोशनल रखना है. इतना नहीं, जरूरत से ज्यादा आंसू नहीं बहाने हैं. इतना जरूरत से ज्यादा नहीं आपने करना है. बट यस, यू नीड टू शो एम्पैथी. आपको पता चलना चाहिए द वे यू राइट योर एसेज, आपकी एम्पैथी शो होनी चाहिए दैट यू आर एन एम्पैथ टुवर्ड्स द सिचुएशन इन द कंट्री. राइट. नाउ वेज पेमेंट्स वर नॉट इंश्योर्ड, ये भी सबको पता है. एंड द स्टेट्स कैश एंड फूड रिलीफ डिड नॉट कवर मोस्ट ऑफ द वर्कर्स. एंड इसी का रीजन था कि दीज स्टार्विंग जो वर्कर्स थे, lakhs of workers, they started walking back home. Many died on the way as well. More than a month later, अब जाके सरकार ने cryptic orders issue किए हैं permitting their returns to their home state. And अब जो है ट्रेन्स भी चली हैं, बसेस भी चली हैं, सब कुछ जो है वो शुरू हो गया. उसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई. Now immediately employer organizations lobbied to prevent the workers from leaving. अब वर्कर्स को दूर जाने से एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस रोकने की कोशिश कर रही हैं. अब वापस ल्योर बैक करने की कोशिश कर रहे हैं. रीजन बीइंग कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस से लॉकडाउन 3.0 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे से वापस से शुरू होनी जो है अलाउड कर दी गई थी. इस वजह से सारे की सारी लेबर क्लास को वापस रोकने की भी कोशिश की जा रही है. गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्डेड बाय डिलेइंग द ट्रैवल फैसिलिटीज फॉर द वर्कर्स टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई फॉर एम्प्लॉयर्स. तो ऐसे में आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन एंड ओनली वन थिंग एंड दैट इज कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो एक चीज तो मोदी जी ने बोल दी जिसमें उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर होना है. आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना है, आत्मनिर्भर होना है ना. तो ये तो बोल दिया, लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ साथ आप लेसे फेयर के ऊपर थोड़ा सा काम करके अगर सोशलिज्म, जो गांधीयन सोशलिज्म है, नॉट नेहरूवियन सोशलिज्म, यहां पे दोनों में डिस्टिंक्शन मैं देना चाहूंगा. गांधीयन सोशलिज्म इज व्हाट हैज बीन इंश्राइंड इन द गांधीयन प्रिंसिपल्स जो कि डीपीएसपी का पार्ट बने हैं. एंड नेहरूवियन सोशलिज्म इज क्लोज टू यूएसएसआर वाला सोशलिज्म. उस सोशलिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं गांधी जी के सोशलिज्म की बात कर रहा हूं. अगर हम उस सोशलिज्म को फॉलो करते तो बेहतरीन तरीके से हम आत्मनिर्भर भी हो सकते थे, जहां हम विलेज लेवल, कॉटेज लेवल की इंडस्ट्रीज को ज्यादा तवज्जो देते, फार्म सेक्टर को तवज्जो देते एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, चाहे वो काउ स्लॉटर से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात है, चाहे अल्कोहलिज्म से रिलेटेड है. अब देखिए अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो आज ही के एडिटोरियल में एक बात पता चली दैट अबाउट 89%. अब ये टेलीफोनिक सर्वे था, किसी एक एमपी ने किया था तमिलनाडु के अंदर, तो उसमें ये पता चला 89% ऑफ द पीपल अपोज्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज में, दे अपोज्ड क्या, अल्कोहल शॉप्स को, ठेके, जो ठेके होते हैं, ठेके को खुलने से मना किया उन्होंने. 89% लोगों ने कहा कि नहीं खुलने चाहिए. नाउ दिस इज वन फैक्ट जिसकी तरफ से आप अगर इशारा देखें तो एक ही तरफ इशारा है कि अगर कोई शराब पीता है तो वुमेन के खिलाफ जो कह लीजिए कि जितना भी कह लीजिए वायलेंस होता है, तो वुमेन के खिलाफ वायलेंस की टेंडेंसी बढ़ जाती है. एंड उसके साथ साथ वर्कलेसनेस बढ़ जाती है. एक व्यक्ति जितना ज्यादा टुन्न रहेगा सॉर्ट ऑफ, उतना ही कम वो काम करेगा. तो ये सारे एस्पेक्ट से अगर सरकार को रेवेन्यू ही जनरेट करना था, देयर वर मेनी अदर वेज जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था. आफ्टर एन ऑर्गेनाइज्ड अबैंडनमेंट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स. तो ये ऑर्गेनाइज्ड अबैंडनमेंट हुआ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, बहुत उम्दा तरीके से लिखा गया. द एम्प्लॉयर्स वांट द स्टेट टू रीइंट्रोड्यूस लेसेफेयर अ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड वर्क लेबर फोर्स फॉर दी ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स एज वेल. जो ऑर्गेनाइज्ड है उनके लिए भी. नाउ इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल एनालिसिस हमने 13th ऑफ मई को भी कवर किया था, हमने देखा था. देखिए पिछली दिन थोड़ा मेरा तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं एडिटोरियल एनालिसिस नहीं लेके आ पाया. बट यस, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस विल टेक अवे the protection conferred on the organized labor by the parliament. अब एक चीज हमें याद रखनी है, वो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. नाउ ये जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जो सारा इस पेज के ऊपर दिया गया है, इस पूरे पेज के ऊपर हिस्ट्री डिस्कस की गई.
पूरे पेज के ऊपर हिस्ट्री डिस्कस की गई है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स नोट कर लेने चाहिए। एक बंगाल रेगुलेशन ऑफ 7th रेगुलेशन आई थी 1819 के अंदर फॉर द बंगाल ब्रिटिश प्लांटर्स इन असम टी एस्टेट्स। The workers had to work under a 5-year contract and desertion was made punishable. उसके बाद एक Transport of Native Labours Act 1863 आया था. This was passed in Bengal as well, which strengthened the control of the employers and even enabled them to detain the laborers in the district of employment जहां वो काम कर रहे थे and imprison them for 6 months अगर वो desertion करते हैं या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर एक बंगाल एक्ट 6 of 1865 आया था which was later passed to deploy special immigration police। जो लोग लेबरर्स को इमिग्रेट या भागने से रिटर्निंग देम टू द प्लांटेशन आफ्टर डिटेंशन, उनको डिटेन करके वापस प्लांटेशंस में भेजने का काम करते थे अगर लेबर जो है वो भाग जाती थी। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1911 का फैक्ट्रीज एक्ट भी है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। द फैक्ट्री वर्कर्स टू फेस्ड सिवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड वर मेड टू वर्क 16 आवर्स अ डे फॉर अ पिटेंस। पिटेंस मतलब बहुत ही माइन्यूट मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ मनी के लिए, राइट। नाउ द लेबर लॉज इन इंडिया हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ वर्कर्स स्ट्रगल्स। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। एज ऑफ नाउ वी आर इन द फेज 4 ऑफ लेबर वेलफेयर, जहां पे हम स्टैट्यूट को यूज करके लेबर वेलफेयर को कवर करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट 1911 के अंदर इंट्रोडक्शन हुई थी 12 घंटे की वर्क शिफ्ट की। Yet the low wages, arbitrary wage cuts and other harsh conditions forced workers into debt slavery. It was more like a debt slavery, even though 16 घंटे से सिर्फ 12 घंटे तक लेके आए थे। आज 8 आवर्स पर डे का हिसाब किताब है, 8 आवर्स पर डे। अभी इसी 8 आवर्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। यहाँ पे उन फैक्टर्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया, रीजन बीइंग के 13th में की अगर आप वीडियो देखते हैं उसमें सारी की सारी बातें मैंने बहुत गहराई से कवर की हैं। आई वुड सजेस्ट कि एक बार वो 13th में का न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। नाउ since the 1920s there were a series of strikes and agitations जिसकी वजह से, एंड इसमें एक बहुत अहम नाम निकल कर आता है, मैंने यह नाम मैं आपको बता रहा हूं, नारायण मेघाजी लोखंडे, एनएम लोखंडे। एंड एक और नाम आता है एस एस बंगाली। तो एस एस बंगाली और नारायण मेघाजी लोखंडे के बारे में आपसे सजेशन रहेगा कि आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये हिस्ट्री का एस्पेक्ट है, अगर आप बोलेंगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट, राइट। चलिए, now the workers' demands were supported by our political leaders and Britain was forced to appoint Royal Commission on Labour in 1935। 1935 में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर जो है एस्टैब्लिश हुआ था। आई वांट यू टू कमेंट हमारे इस वीडियो के अंदर कि ये जो रॉयल कमीशन था इसका चेयरमैन कौन था, इसका चेयरमैन या कह लीजिए प्रेसिडेंट कौन था। रॉयल कमीशन ऑन लेबर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप मुझे 1935 के जो ये कमीशन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताइए। रीजन भी कि ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस विल हेल्प यू आउट। Now, Government of India Act 1935 enabled greater representation of Indians in lawmaking process, which resulted in reforms which are forerunners to the present labor enactments। जो हमारी आज के लेबर लॉज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से निकल कर आ रहे हैं, बिकॉज उस समय भारतीय जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व होने शुरू हो गए थे। एंड इसी में से निकल कर आया था द इंडेंचर्ड लेबर which saw a relief in the form of Plantation Labor Act of 1951। तो इंडेंचर्ड प्लांटेशंस लेबर की अगर मैं बात करूं तो उनको रिलीफ दिया था इस एक्ट ने, 1951 के प्लांटेशन लेबर्स एक्ट ने, जो कि वैसे फंसे हुए थे। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट एज ऑफ नाउ लेज डाउन 8 आवर्स वर्क शिफ्ट, जो मैंने आपको बताया था। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है टू रिजॉल्व वेज एंड अदर रिलेटेड डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशंस सो दैट स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स या कह लीजिए अनजस्ट रिट्रेंचमेंट्स डिसमिसल्स दे आर अवॉइडेड। उसी के साथ साथ वी हैव मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि बेसिकली सब्सिस्टेंस से ऊपर आपको मिनिमम वेजेस इंश्योर करके देती है। फर्दर all these enactments they further the idea of directive principles of state policy and they protect the workers with the right to life and right against exploitation। चाहे आप आर्टिकल 21 की बात करें चाहे आप बात करें आर्टिकल 23 की, दोनों के दोनों आर्टिकल्स के तहत आपको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसी के अलावा ट्रेड यूनियंस हैव बीन प्लेइंग अ क्रूशियल रोल।
क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी की तरफ काम करती हैं एंड दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ ऑफ अ वर्कर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्विट्यूड टू द वन ऑफ डिग्निटी. ऑलमोस्ट ऑल लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ गवर्न्ड बाय स्टैट्यूट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड इन्हीं स्टैट्यूट्स को अब 4 मेजर कोड्स के अंदर सॉलिडिफाई करने की कोशिश की जा रही है, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है. स्टैट्यूट्स की बात करें, सेटलमेंट्स की बात करें, एडजुडिकेटेड अवार्ड्स की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स की बात करें. फॉर एग्जांपल द वन यहाँ पे मैंने स्टेट की है, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उस एवज में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप ईपीएफओ की बात करें, चाहे आप आईएएस की बात करें, किसी भी एग्जाम में ये जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होगी. हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू हैव लॉ एज योर ऑप्शनल. अगर आपका लॉ ऑप्शनल है तो मेक श्योर कि आप इस जजमेंट को नोट कर लें, बिकॉज ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ ये कह लीजिए कि ये कुछ कोर्ट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी वर्सेस डीजे बहादुर एंड अदर्स 1980 की इस जजमेंट के अंदर बोला था दैट एनी चेंजेस इन द कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन ओनली बी थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस और लेजिस्लेशन. या तो आप नेगोशिएट कीजिए या लेजिस्लेट कीजिए, तभी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहलाएगा और उसी तरीके से आपको इसमें चेंजेस कंडक्ट करने चाहिए. नाउ रिजेक्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली डिनाई बोनस, सरकार जो है बोनस डिनाई कर रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ कोर्ट ने बोला था दैट फंडामेंटल एरर्स कैन बी अवॉइडेड ओनली बाय रिमेंबरिंग फंडामेंटल वैल्यूज. यहां पे इशारा था फंडामेंटल राइट्स की तरफ, एज अदरवाइज देयर वुड बी अ लॉलेस हाइटस. लॉलेस हाइटस मतलब एक घमासान मच जाएगा. तो ये हड़कंप मचाने की बजाय आपको फंडामेंटल वैल्यूज या जो की वैल्यूज फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं उसके ऊपर फोकस करके चलना चाहिए. इन द अनइक्वल बार्गेनिंग पावर बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल ज्यादा ऊपर रहता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, अथॉरिटी टू एम्प्लॉय रहती है. इस वजह से द रेगुलेटरी लॉज प्रोवाइड काउंटरवेलिंग बैलेंस एंड इंश्योर द डिग्निटी ऑफ लेबर. Governments have a constitutional duty to ensure just humane conditions of work and maternity benefits in all these statutes. एंड ये जो काउंटर वेलिंग बैलेंस है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, इसको इंश्योर करना होगा. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, इट कैन नॉट बी अब्यूज्ड बाय फोर्स ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी. ये बात बोली इस एडिटोरियल में. चलिए अब चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ. पहली बार इतने समय के बाद एनवायरमेंट से रिलेटेड एडिटोरियल आया है. एंड इसमें देखिए ताज्जुब की बात यह है कि मेंस और प्री से रिलेटेड एडिटोरियल के अंदर जो लेखक हैं उन्होंने बहुत सही तरीके से मेंस और प्रीलिम्स का कुछ ऐसा फैक्टर दे दिया जिसके ऊपर सवाल बन सकता है. कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट, कीपिंग एशिया पैसिफिक अफ्लोट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं. देखिए पहले स्लाइड के ऊपर तो प्लेन एंड सिंपल बातें हैं, उनके बारे में मैं बताता हूं. द मरीन एनवायरनमेंट इन द रीजन इज गेटिंग स्ट्रेन्ड, जेपरडाइजिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड. तो जो मरीन एनवायरनमेंट है पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एशिया पैसिफिक यहां पे बात की जाएगी. फॉर जनरेशंस एशिया पैसिफिक रीजन हैज थ्राइव्ड ऑन आवर सीज. Seas provide food, livelihood, and a sense of identity, especially for coastal communities in the Pacific Island states. And यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे states हैं जो कि connected नहीं है, as much connected as China is probably for that matter, या Malaysia is for that matter, Thailand, Vietnam, ये सारी countries जिस तरीके से connected हैं, उस तरीके से there are still certain Pacific Island states जो कि कनेक्टेड नहीं है. सैडली एस्केलेटिंग द स्ट्रेन्स ऑन मरीन एनवायरनमेंट. जितना भी हम ये जो सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंडक्ट कर रहे हैं, इनका असर जो है मरीन एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, ऑब्वियसली पड़ रहा है. इन लेस देन अ सेंचुरी क्लाइमेट चेंज एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हैव डिग्रेडेड द इकोसिस्टम्स एंड डिमिनिश्ड बायोडाइवर्सिटीज. ऐसा होता है देखिए दोस्तों, कई बार हम ना शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं. तो ये इस तरीके की जो लाइंस हैं ये आपके लिए फॉर्डर कर सकती हैं, काम फॉर्डर का काम कर सकती हैं. मेक श्योर कि आप इन जो लाइंस हैं इनको आप नोट करते रहिए, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए या यहां से कुछ निष्कर्ष निकाल लीजिए, कुछ सेम यूज कर लीजिए, डजंट मैटर. बट स्टिल व्हाट यू नीड टू डू इज, हमेशा याद रखिएगा हर वीडियो में आपको नोट्स बना लेने चाहिए. मैंने अपने पुराने समय में ये काम किया था, उसने मुझे आज तक बेनिफिट दिया. Levels of overfishing have exponentially increased, leaving fish stocks and food systems vulnerable. अब अगर मैं इसकी बात बताऊं तो इससे रिलेटेड एक डेटा दिया गया है यहाँ पे, जहां पे stocks fished at unsustainable levels have increased threefold. 10% हुआ करता था 1974 में, अब 33% हो गया है 2015 के अंदर. तो अनसस्टेनेबल लेवल जो है 3 गुना बढ़ गए.
तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है, विच इज कोर्सिंग थ्रू द रीजन्स रिवर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द मोस्ट ऑफ डेब्री फ्लडिंग ऑन द ओशंस। एंड कोविड-19 की अगर हम बात करें, दिस इज टेम्परेरीली रिड्यूस्ड पोल्यूशन, लेकिन दिस शुड नॉट बी अ मोमेंट ऑफ रिप्रीव। इससे आपको शांति नहीं मिलनी चाहिए, रादर रिकवरी एफर्ट्स साथ के साथ शुरू कर दीजिए टू बिल्ड अ न्यू रियलिटी एम्बेडेड इन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अभी के अभी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही जैसे अब देखिए लॉकडाउन शुरू हो गया, खुल गया है सॉरी, तो जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्पर हो गई है, तो एकदम से शॉक मिलेगा एनवायरनमेंट को। एंड एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो इस तरीके के शॉक्स को बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करता है। नाउ अभी रिसेंटली जो है इसकैप क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसकी गहराई से मैं डिटेल्स कवर करूंगा मेरी वीकली करंट अफेयर सीरीज में, डोंट वरी अबाउट इट, विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ उसकी एक कह लीजिए थीम स्टडी हुई है इसी साल, चेंजिंग सेल्स एक्सेलरेटिंग रीजनल एक्शंस फॉर सस्टेनेबल ओशंस इन द एशिया एंड पैसिफिक। नाउ इसमें यह बात बोली जा सकती है, इसी के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर सवाल आ सकता है, इसी के ऊपर सीधे तौर पे सवाल भी आ सकता है, एंड अदरवाइज ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, इस पे सवाल आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज दी गई है, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। आई विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ डेटा इज अवेलेबल फॉर ओनली 2 आउट ऑफ 10 टारगेट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। गोल का नाम है लाइफ बिलो वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली आप कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। यूपीएससी में आप जाने से पहले सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, फायदा मिलेगा। ड्यू टू लिमिटेशंस इन मेथोडोलॉजी एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, इस वजह से डेटा की अनअवेलेबिलिटी है, एंड सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 के बारे में डेटा है, एंड वो डेटा भी इतना खतरनाक है जिसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए अभी से। एशिया पैसिफिक प्रोड्यूसेस नियरली 50% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक बाय वॉल्यूम, ऑफ विच इट कंज्यूम्स ओनली 38%। 50% प्रोड्यूस करती है, 38% जो है कंज्यूम करती है। बाकी का कह लीजिए कि जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है, बाकी का सारा कह लीजिए वेस्ट भी जाता है। अ डबल बर्डन फॉर द ओशन, प्लास्टिक इज अ डबल बर्डन। रीजन बीइंग, पहली चीज जब प्रोडक्शन होती है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जनरेट होती है, जिसको ओशन को एब्जॉर्ब करना होता है। इसको कहा जाता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो ये 2015 में ये जो टर्म है ये फैशन में आ गई थी, एंड अभी क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, इस वजह से यूपीएससी इस टर्म को कम यूज करती है, सवाल कम यूज फॉलो करती है इसमें से। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको छोड़िएगा नहीं, इसमें से सवाल आने के चांसेस रहते हैं। एंड एज अ फाइनल प्रोडक्ट इट एंटर्स इन द ओशन एज अ पोल्यूशन। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये 2 तरीके का बर्डन है ओशंस के ऊपर प्लास्टिक का। एनवायरमेंटल डिक्लाइन इज आल्सो अफेक्टिंग फिश स्टॉक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो है हम अनसस्टेनेबल लेवल्स पे हम जो है फिश को स्टॉक्स को फिश कर रहे हैं, एंड जनरेटिंग कंप्लीट डेटा ऑन फिश स्टॉक्स, फाइटिंग इलिसिट फिशिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलरली अगर आप वेल फिशिंग की बात करें तो वेल फिशिंग जापान में बहुत फेमस है, एंड वेलिंग उसको बोलते हैं, उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई भी की जाती है। फिशिंग एक्टिविटी एंड कंजर्विंग मरीन एरियाज मस्ट रिमेन अ प्रायोरिटी। अभी इसके ऊपर प्रायोरिटी जो है वो खत्म हो गया, सबके सब जो है कोविड-19 की तरफ फोकस कर रहे हैं, है ना। तो हमें इस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करना जरूरी है। नाउ while the most connected shipping economies are in Asia, जो कि मैंने आपको बात कही, the small island developing states of Pacific experience much lower levels of connectivity. There are certain states of the Pacific जो कि अभी भी connectivity से दूर हैं, leaving them relatively isolated from the global economy. Now this, what we need to do is we need to enforce sustainable shipping policies, which should be essential. Enforcing sustainable shipping policies, इसी रास्ते पे हमें चलना होगा, right? तो all of this has been talked about in this editorial, our third editorial. and इसके अलावा आपको एक चीज समझनी होगी, देखिए इसमें सजेशंस भी दिए गए हैं। आज इस जो आखिरी स्लाइड है इसके अंदर जो सजेशंस दिए गए हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है, आपको इसे नोट कर लेना है, राइट? मेक श्योर कि आप इसे नोट कर लें। नाउ ट्रांसबाउंड्री ओशन मैनेजमेंट एंड लिंकिंग ओशन डेटा फॉर कॉल फॉर क्लोज कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रांस बाउंड्री ओशन मैनेजमेंट होनी चाहिए, एंड इंडिया स्पेसिफिकली इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिसमें एशिया पैसिफिक में बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है डेटा, मरीन डेटा जो है वो शेयर कर रहा है, लेकिन वो मरीन सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है,
इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है, लेकिन अभी हमें उस सिक्योरिटी को एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की तरफ भी लेके जाना होगा। दिस इज अ वंडरफुल आइडिया। मेक श्योर कि आप इस आइडिया को अपने मेंस में, आंसर्स में, एसेज में जरूर यूज कीजिएगा। नाउ हार्नेसिंग ओशन स्टैटिस्टिक्स थ्रू स्ट्रॉन्ग नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स will serve as a compass guiding countries to monitor trends, devise timely responses and clear blind spots. And unless and until आप बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ टेबल पर नहीं लाते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। थ्रू द ओशन अकाउंट्स पार्टनरशिप, ESCAPE is working with countries to harmonize ocean data and provide a space for regular dialogue. तो ये जो ओशन अकाउंट्स पार्टनरशिप है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज में। आई नो आप में से बहुत सारे लोग वीकली करंट अफेयर सीरीज को बहुत समय से जो है वेट कर रहे हैं उसकी। बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए, आपको वो वीडियो जरूर अवेलेबल होगी एज सून एज पॉसिबल। ट्रांसलेटिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स इनटू नेशनल एक्शन। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड जो अग्रीमेंट्स हैं एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको नेशनल एक्शन के अंदर आप इन्वॉल्व कर लें तो आपको बहुत फायदा होगा। स्कैप इज वर्किंग विद मेंबर स्टेट्स टू इंप्लीमेंट IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ काम करने की कोशिश कर रहा है स्कैप। एंड स्कैप और IMO का क्या रिलेशन है, आप स्टे ट्यून्ड फॉर आवर वीकली करंट अफेयर सीरीज में उसमें बहुत गहराई में बताने वाला हूं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें वहां पे मैं शेयर करता हूं, रीजन बीइंग के यहाँ पे अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो वो मेंस में ज्यादा चीजें आती हैं, यहाँ पे मेरा सिर्फ इशारा रहता है प्रीलिम्स की तरफ, मेंस की तरफ ज्यादा फोकस रहता है। अभी बहुत सारों की जो तैयारी है वो बीच में अधर में लटकी भी हुई है, रीजन बीइंग कि समझिए कि जो आपका प्रीलिम्स है वो 2 के करीब महीने आगे एक्सटेंड हो चुका है। यूपीएससी ने बोल दिया है कि एटलीस्ट 1 महीने बाद ही होगा, वो जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उस नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद होगा, तो एक एक दिन जो है एक एक महीना आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो ये मान के चलिए। तो इस वजह से आपको अभी थोड़ा सा मेंस के ऊपर भी साथ के साथ फोकस करना चाहिए, और व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज रिवीजन। रिवीजन के ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। नाउ कीपिंग द ओशन प्लास्टिक फ्री विल डिपेंड ऑन द पॉलिसीज दैट प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच। सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच की तरफ आपको काम करना चाहिए। मिनिमाइजिंग रिसोर्स यूज विल रिक्वायर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। जो गलत प्रैक्टिसेस है उसको डिसइंसेंटिवाइज भी आपको करना पड़ेगा। Our oceans keep our economy and our lives above the waves. Our oceans, they help us keeping our economies afloat, and इस वजह से हमें अपनी जिंदगियों को भी इन वेव्स के साथ जोड़कर देखना होगा। Post COVID-19 era, we must use the years ahead to steer our collective fleets towards sustainable oceans. तो इन सारी चीजों को नोट करते हुए, अपने एसेज को कवर करते हुए, वी नीड टू वर्क ऑन दिस, राइट। एंड हाँ, जाते जाते आप सब एक ही अनुरोध करूंगा कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन को जरूर दबा दें। कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि जब भी हम एक इंपॉर्टेंट कंटेंट वाली ऐसी वीडियो लेकर आए तो आपके और हमारे बीच में ये जो दूरी है, ये जो वर्चुअल दूरी है, इस दूरी को हम दूर कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। हैव एन ऑसम डे अहेड।